नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 12वीं वीडियो है। अगर आप ईवीएस के साथ साथ सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 के प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए, यानी कि जल संरक्षण के बारे में बच्चों को बताना है। देखिए, ये ईवीएस का पेपर है और ईवीएस में सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट ये होता है कि बच्चा अगर अपने परिवेश में चीज़ों का अवलोकन करके या फिर खुद करके अगर सीखे तो वो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। इसी के माध्यम से हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प कहा जा रहा है कि जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। तो केवल कहानियों के माध्यम से बच्चे जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। आपको वही बात ध्यान रखना है कि ईवीएस की कक्षा में परिवेश महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है। दूसरा देखिए, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर चर्चा करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल चित्र को देख करके किया जा रहा है। परिवेश से देख करके अगर किया जाता, परिवेश से जुड़ा अगर विकल्प होता तो हमारा पॉजिटिव होता, लेकिन ये केवल चित्र तक सीमित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा इसके बिना कर सकते हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, परिवेश से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं इसका बजट बनाएं। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर बच्चा अपने परिवेश से जोड़ करके इसको देखेगा कि हाँ, मेरे परिवार में और मेरे परिवार के सदस्य कहाँ कहाँ पर जल का उपयोग करते हैं, और इसका एक जब बजट तैयार किया जाएगा, यानी कि कौन कितना पानी खर्च कर रहा है, तो इससे बच्चा अपने दैनिक जीवन से अपने परिवेश से जोड़ करके देख रहा है। और चूंकि डायरेक्टली उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है, इस वजह से बच्चा इसके प्रति इस विकल्प के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली परिवेश से जुड़ा हुआ था। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को, ध्यान से समझिएगा, रात की बात की जा रही है, रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चिरी चिरी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है कि यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? यानी कि एक कीट जो था वो आवाज़ कर रहा था चिरी चिरी की। तो एक बच्चे ने पूछा टीचर से कि ये क्या चीज़ का आवाज़ है, तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि ये सितारों की चमक का आवाज़ है। तो जाहिर सी बात है वो गलत तो जवाब दिया था, क्योंकि सितारों के चमकने की आवाज़ थी नहीं, वो एक कीट का आवाज़ था। ठीक है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखिए, ये आपको बच्चे की आयु को भी ध्यान में रखना है। बच्चे किस कक्षा के हैं? कक्षा 3 के बच्चे हैं और जंगल में हैं, और वो भी रात का समय है। तो यहाँ पर बच्चों को ये आप नहीं कह सकते कि जंगल में आप खुद खोजिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। हो सकता है कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चों की आयु को भी ध्यान में रखना है। बच्चों को आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि रात के समय आप खोजिए आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, देखिए, करके सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को खतरे में डाल के थोड़ी कुछ करने के लिए बोलेंगे। ऐसा कोई क्रियाकलाप थोड़ी करेंगे जिससे बच्चे की जान खतरे में आ जाए। ये विकल्प बच्चे की जान खतरे में डाला था, इस वजह से हमारा निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है। फिर एज ए टीचर आपका रोल क्या रहा, क्योंकि जब सभी चीज़ें आप अगली कक्षा के टीचर पर थोप रहे हैं कि आज अगर कोई बच्चे के मन में उत्सुकता है तो उसको आप अगली कक्षा के लिए थोड़ी पोस्टपोन कर देंगे कि नहीं, आपको अगली कक्षा में इसके बारे में सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, बच्चे की मानसिक स्तर के हिसाब से थोड़ा कम आप जरूर बताइए, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर परिचय स्तर तक ही बताया जाता है किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को मना कर देंगे कि नहीं ये आपकी अगली कक्षा का सिलेबस है, इस वजह से इस कक्षा में आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यार्थियों को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है। अब ये भी निगेटिव है, कैसे? देखिए, यहाँ पर एक बच्चे ने जब जवाब ये दिया था कि यह सितारों के चमकने की आवाज़ है, तो अगर एज ए टीचर आप केवल उस बच्चे को जिसने प्रश्न पूछा था कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, अगर उस विद्यार्थी, देखिए यहाँ विद्यार्थियों की बात नहीं की गई, केवल विद्यार्थी की बात की गई है, यानी इंडिविजुअल उस बच्चे की बात की जा रही है जो कि प्रश्न पूछा था। और अगर आपने उसको केवल बता दिया कि यह कीट की आवाज़ है, तो होगा क्या कि अन्य बच्चे जो आपकी बात को नहीं सुन रहे होंगे या फिर जिस
जिसको आपने नहीं बताया है वो इसके बारे में यही अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, एक बच्चे ने जो जवाब दिया था कि ये सितारों की चमकने की आवाज़ है, तो उसे लगेगा कि हाँ, सर ने इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो वाकई में ये सितारों के चमकने की आवाज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने पर्टिकुलर उस एक विद्यार्थी से केवल बताया कि ये कीट की आवाज़ है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? जो कि प्रश्न पूछा था। तो यहां पर पूरी कक्षा को जानना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी कक्षा में ये फीडबैक जाना चाहिए कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, और ये केवल पर्टिकुलर उस बच्चे की बात कर रहा है जो कि प्रश्न पूछा था, तो इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अन्य विद्यार्थियों से उसकी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए कहेंगे। ये विकल्प सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो कक्षा के सभी बच्चे होंगे, जब वो इंटरैक्टिव होंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होंगे, तो एक तो उनको सक्रिय रूप से इस तरीके से सक्रिय बनाया जा सकता है, और दूसरा अपने विचारों के माध्यम से वो दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं या फिर दूसरों के विचारों के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने एक टर्म दिया था MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई एक ऐसा बच्चा तो होगा ही होगा जिसे ये पता होगा कि हाँ, ये कीट की आवाज़ है, तो बच्चा वो अन्य बच्चों को सिखा सकता है। और चूंकि यहाँ पर सभी बच्चे सक्रिय हैं, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप दिए गए रहते हैं, एक्टिविटी दिए गए रहते हैं कि पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के प्रयोग दिए गए रहते हैं, उनके परिणाम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। रटना, याद करना, ये जहां पर भी विकल्प आपको दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF 2005 दोनों बच्चे को ज्ञान का निर्माणकर्ता के तौर पर देखते हैं, ना कि रटने के तौर पर, ना ही याद करने के तौर पर। तो निर्माणकर्ता क्या होते हैं? जो अपने ज्ञान का सक्रिय तौर पर भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं, ना कि याद कर रहे होते हैं। तो याद करना हमेशा निगेटिव होता है, जहां पर भी दिख जाए वो विकल्प हमेशा गलत ही होगा। तीसरा देखिए, पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि NCF 2005 ये कहता है EVS के बारे में कि ये टीचर द्वारा पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा खुद से अवलोकन करके समझने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि NCF ये कहता है कि बच्चे को परिवेश से जोड़ करके बताना है EVS। अब यहां पर टीचर केवल अगर स्पष्ट कर देगा तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें सक्रिय नहीं है, करके नहीं देख रहे हैं, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, पहला विकल्प देखिए, प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर उसकी पुस्तक में कोई परिणाम, कोई एक तरीके से एक्टिविटी है और उसका परिणाम भी दे दिया गया, तो अन्य बच्चे हो सकता है कि उससे नकल कर लें और ज़बरदस्ती उस प्रकार का रिजल्ट बोल दे कि हाँ, मेरा इस प्रकार का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को खुद उस रिजल्ट तक पहुँचने का मौका दे, बच्चे को अवलोकन के माध्यम से अपना रिजल्ट खुद निकालने का मौका दे। क्योंकि जब बच्चे को रिजल्ट पता नहीं रहेगा, तब वो किसी निश्चित रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, जिसमें प्रत्येक बच्चा अलग अलग रिजल्ट निकाल सकता है। तो जब एक ही प्रश्न के अलग अलग रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, यानी कि प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा होगा, इससे बच्चा क्रिएटिव बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 निगेटिव हो गया। और देखिए, विकल्प नंबर 2 में इसी की बात की गई है, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। स्वयं अवलोकन यानी कि खुद करके, खुद देख करके, खुद सक्रिय भागीदारी करके सीखने की बात की जा रही है, परिवेश से अवलोकन करके। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपके विद्यालय का बागवान यानी कि माली बोला जा रहा है, माली विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जला देता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? मतलब कि आप एक टीचर हैं और आपके बगीचे में, आपके विद्यालय के बगीचे में विभिन्न प्रकार की जो पत्तियां सूखी हुई गिरी हुई हैं, उसका माली उसको इकट्ठा करके और जला दे रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। और एक बच्चा आपके विद्यालय का आपको आकर के कंप्लेंट कर रहा है कि वो माली के द्वारा पत्तियां जलाने की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं, क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। तो यहां पर देखिए, अब जब बच्चा कुछ शिकायत आपसे किया है, तो जाहिर सी बात है उसको भी कुछ फीडबैक मिलना चाहिए। और यहाँ पर ये केवल प्रधानाध्यापक और टीचर के बीच की बात की जा रही है, बच्चे को कुछ भी फीडबैक नहीं मिला है, क्योंकि बच्चा इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि केवल प्रधानाध्यापक से ही शिकायत की गई है। और यहाँ पर प्रदूषण
से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस तरीके से हम उस कचरे को यूज कर सकते हैं भविष्य में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो सूखी पत्तियां हैं, हो सकता है कि उसको हम लोग अगर ज़मीन में गाड़ दें तो वो कुछ साल बाद खाद बन जाए, और इससे बच्चे खुद करके सीख सकते हैं कि खाद का निर्माण कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये विकल्प, एक तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बागबान से बात करेंगे, ऐसा निर्देश देंगे कि वे ऐसा ना करें क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? निश्चित तौर पर जलाना हानिकारक है, लेकिन उसका दूसरे तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक थीम बच्चे को ये भी बताया जाता है ईवीएस में कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो इसमें क्रियाशील होने का कॉन्सेप्ट आ सकता था कि बच्चे को गड्ढा खोद करके पत्तियों को डाल करके खाद के तौर पर बच्चे को दिखाया जा सकता था। ठीक है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। पहला देखिए, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागबान के बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागबान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, तो यहां पर विद्यार्थी को समझाया तो जा रहा है कि कचरा को कम कर रहा है, लेकिन इससे देखिए पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। जलाने से क्या हो रहा है कि वो धुआं जो निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन को कम नहीं किया गया है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठे करने में बागबान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने की सहायता करेंगे। ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि बाकी के विकल्पों में आप देखेंगे, जैसे कि तीसरा और जो चौथा था, इसमें बच्चे की सक्रिय भूमिका नहीं थी, उसका कोई भी रोल नहीं था। लेकिन पहले विकल्प की अगर बात करें तो ये पॉल्यूशन को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, और दूसरा वाला जो विकल्प है वो बच्चे की सक्रिय भागीदारी है, क्योंकि बच्चा भी खुद सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रहा है और इसके माध्यम से खाद बनाने की में जब सहायता करेगा तो प्रत्यक्ष तौर पर वो देख पाएगा कि किस प्रकार से खाद का निर्माण होता है। और यहाँ पर बच्चा भी सक्रिय अवलोकन भी कर रहा है और प्रत्यक्ष तौर पर परिवेश से सीख भी रहा है, जो कि एनसीएफ बोलता है। इस वजह से विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? सहयोगात्मक अधिगम का आवश्यक तत्व हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि ग्रुप में बच्चे काम कर रहे होंगे तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा। देखिए, आप एक बार चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। चारों विकल्पों में केवल 2-2 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि अब 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से हमारी मजबूरी है कि हम 2 ही विकल्प को लेकर के चलेंगे। चलिए, पहला विकल्प दिया गया है विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया कैसे करेंगे? जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव था, यहां पर मैं इसको टिक लगा रहा हूं। दूसरा देखिए, विद्यार्थी समूहों में साझा कर रहे हैं, ये भी समूह की बात कर रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिए, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। देखिए, अगर केवल कंपटीशन की बात रहती, केवल प्रतियोगिता रहता, तो ये विकल्प निगेटिव होता। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि प्रतियोगिता, एक दूसरे से प्रतियोगिता हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन की बात की जा रही है जो कि पॉजिटिव सेंस में होगा। कैसे? इसको समझिए। सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता का मतलब यह होता है कि देखिए, अगर कोई बच्चा पिछड़ रहा है कंपटीशन में तो आप उसके लिए कोई निगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, कोई योग्यता के आधार पर बंटवारा नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग देने के लिए कंपटीशन करा रहे हैं। जैसे कि कक्षा में क्या होता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रतिभाशाली बालक है, तो जब उसको इनाम मिल रहा होता है कक्षा में या फिर उसको शाबाशी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे के मन में ये जरूर भावना आती है कि यार मैं भी अच्छा परफॉर्म करता तो मुझे भी शाबाशी मिलती, मुझे भी इनाम मिलता। तो ये बच्चा मोटिवेट हो रहा है उसको देख करके, यानी कि प्रतियोगिता अगर पॉजिटिव सेंस में कराई जाए तो ये अन्य बच्चे को भी मोटिवेट करता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप में रहेंगे तो सहायता करेंगे ही करेंगे। अब आप देखिए कि इसके चारों विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें चुनना तो केवल 2 ही है ना, यानी अब हमारी मजबूरी बन गई कि हमें 2 विकल्प को एनी हाउ काटना ही पड़ेगा। अब कौन से 2 विकल्प को काटे? यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है। अब प्रश्न पर एक बार फिर से मैं आता हूं। देखिए, क्या कहा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम है? तो पहले तो वो विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव होगा जिसमें सहयोग की बात की जा रही होगी। ठीक है, तो देखिए, चौथा विकल्प में सहयोग की बात की जा रही है, सहायता की बात की जा रही है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये होगा ही होगा। देखिए, अब यहां पर देख लीजिए, तीसरे विकल्प की मैं बात करूं तो यहां पर समूह आ चुका है और ये पॉजिटिव प्रतियोगिता की बात कर रहा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और पहला और जो दूसरा विकल्प था वो केवल समूह की बात कर रहा था, समूह में बच्चे कार्य कर रहे हैं और समूह में बच्चे साझा कर रहे हैं। तो समूह वर्ड तो इस तीसरे में भी आ गया, यानी कि जब बच्चा समूह में कार्य करेगा तभी तो सीख दूसरे की सहायता करेगा। यानी कि जो चौथा विकल्प है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड सेंस में है। चौथा विकल्प ये हिंट दे रहा है कि बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं तभी दूसरे बच्चे की सहायता कर रहे हैं, और अब यहां पर पहला और दूसरा जो विकल्प है वो केवल समूह
तक सीमित था, इस वजह से ये संकुचित है। और ये जो दोनों विकल्प हैं ये पहले से ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड है, इस वजह से पहला दूसरा गलत हो जाएगा संकुचित होने की वजह से, और हमारा सी और डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए विकल्प नंबर 3 में सी और डी की बात की गई है, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे कि साबुन लगा करके, पत्थर पर कपड़े रगड़ करके, धोबड़े यानी कि कपड़े धोने की लकड़ी के बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा कराए जाने का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कक्षा में एक चर्चा कराया गया है और टीचर ने पूछा सभी बच्चों से कि आपके घर में कपड़े किस प्रकार से धोए जाते हैं। इसके जवाब में सभी बच्चे अलग अलग बता रहे थे कि वो अपनी माता को देखते हैं कि कोई वॉशिंग मशीन में धो रहा है, और किसी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं तो वो एक तरीके से साबुन लगा करके धो रहा है, कोई बेत जो लकड़ी का बेट होता है उससे धो रहा है, कोई ब्रश से धो रहा है। ये अलग अलग तरीके बच्चे बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का मेन उद्देश्य क्या था इस चर्चा कराने का, इसका पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करना। देखिए एज ए टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे कहीं से भी निगेटिव ना हो जाए हमारे दिए गए उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ पर देख लीजिए, बच्चा से जब पूछा गया तो बच्चा किसी के घर में वॉशिंग मशीन भी है और किसी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे में निगेटिव कॉन्सेप्ट आ सकता था कि यार उसके घर वॉशिंग मशीन है, मेरे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो हाथ से कपड़े धुले जाते हैं। तो एज ए टीचर कभी भी हमारी इस प्रकार की मंशा नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक असमानता बच्चों के मन में उजागर हो, जिससे बच्चा निगेटिव थिंकिंग अपने मन के अंदर लाए। ठीक है, तो सामाजिक असमानता की बात कर रहा था पहला विकल्प उजागर करने के लिए, तो ये एक शिक्षा का कभी भी उद्देश्य नहीं होता है, ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। ये बात बिल्कुल सही है, घर के अनुभव एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। बच्चे ने जो कुछ भी अपने परिवेश में देखा वह उसका अनुभव बन गया, अब उसके अनुभव के आधार पर उसको आगे की शिक्षा दी जाने की बात करता है, इस वजह से यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। विविध संदर्भ देखिए यहां पर भी परिवेश से जोड़ करके करने की बात की जा रही है, तो यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए बोला जा रहा है, तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं बाकी के 3 विकल्पों को मैंने पॉजिटिव क्यों मान लिया था। देखिए यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के 2 विकल्प में तो 3-3 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन तीसरे और चौथे में अगर आप देखेंगे तो 2-2 विकल्प दिए गए हैं। चौथे में ए और सी दिया गया, तो ए तो पहले ही बिल्कुल गलत था क्योंकि वो सामाजिक तौर पर असमानता दिखा रहा था, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है, हमको सोचना ही नहीं है। तीसरे में देखिए सी और डी की बात की गई है, यानी कि इस वाले विकल्प को बिल्कुल छोड़ दिया गया था, बी वाले विकल्प को, जिसमें अनुभव की बात की जा रही थी। तो अनुभव वाला तो बिल्कुल पॉजिटिव था क्योंकि एनसीएफ बच्चों के परिवेश से जोड़ करके देखने की बात करता है, और परिवेश से में जो कुछ भी बच्चा देख रहा है वो उसका अनुभव हो गया, यानी पूर्व ज्ञान हो गया, उस पर आधारित ज्ञान देने की बात करता है। तो बी तो बिल्कुल पॉजिटिव था, हर हाल में होगा ही होगा, और यहां पर बी नहीं दिख रहा है, इस वजह से यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए ए वाले विकल्प में देखेंगे तो ए यहां पर भी दिया है एक वाले विकल्प में, तो ए तो बिल्कुल निगेटिव था, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। तो एक ही विकल्प तो केवल बचा, ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी। यानी कि अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि विकल्पों को देखकर भी आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि कौन कौन से विकल्प पॉजिटिव हो सकते हैं और कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कौन सी कक्षा बोली जाती है, जिसमें बालक सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहा होगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या। देखिए ये किसकी भूमिका के बारे में बात कर रहा है, टीचर की भूमिका के बारे में बात कर रहा है। टीचर अगर किसी टॉपिक को लेकर के व्याख्या करता है तो वो हमेशा निगेटिव सेंस में माना जाता है। कैसे, देखिए व्याख्या यानी कि लेक्चर के सेंस में कहा जा रहा है, तो लेक्चर हायर क्लासेस के लिए तो एप्रोप्रिएट है, लेकिन लोअर क्लासेस में बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं। केवल यहां पर देखिए टीचर पढ़ रहा है और ज्ञान की व्याख्या कर रहा है, तो बच्चे
केवल सुन करके नहीं समझेंगे। जब तक बच्चा सक्रिय नहीं होगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइमरी स्तर की कक्षा है जिसमें बालक खुद करके सीखते हैं अपने पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए। तो यहां पर टीचर के द्वारा बिल्कुल सक्रियता दिखाई जा रही है, बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय बना हुआ है क्योंकि टीचर ही पढ़ रहा है और टीचर ही व्याख्या कर रहा है। देखिए यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी टीचर के द्वारा व्याख्या की जाती है तो वो निगेटिव होता है, लेकिन जब बच्चे के द्वारा व्याख्या की जाती है तो वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब व्याख्या करेगा तो जाहिर सी बात है सक्रिय होगा, और सक्रिय होगा यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होगा, यानी अपने अनुभव को शेयर कर रहा होगा, यानी जो कुछ भी परिवेश में देखा उससे जुड़ने की बात की जा रही है। तो टीचर के द्वारा व्याख्या शब्द निगेटिव है, लेकिन बच्चे के द्वारा जो व्याख्या किया जाता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखिएगा। दूसरा दिया गया विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जो संरचनावाद या फिर रचनावाद होता है ये यही तो मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो एज ए टीचर अगर उसको प्रेरित करे तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया ना, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए प्रश्न करना और व्याख्या करना। अब यहाँ पर टीचर की भूमिका बताई गई थी, यानी टीचर ही यहाँ पर व्याख्या कर रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर टीचर व्याख्या करता है तो वो निगेटिव होता है, और अगर बच्चा व्याख्या करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। चौथा देखिए विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। यहाँ पर देखिए बच्चा सक्रिय है क्योंकि व्याख्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने मौलिक विचारों को, अपने अनुभव को, अपने परिवेश में देखे गए जो भी चीजें वो देखा हुआ है वो अनुभव को एक तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो ये एनसीएफ 2005 के हिसाब से बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है और बच्चे सक्रिय है, इस वजह से ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या बनेगा? बी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। एकीकृत का मतलब कि कई सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ करके पढ़ाया जाता है। देखिए प्राइमरी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक माना जाता है, जिसमें से कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की अलग से कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएस को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया गया है, और कक्षा 3, 4 और 5 में एनसीईआरटी की पुस्तक में हमारा परिवेश नाम से एक किताब होता है जिसमें ईवीएस, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन तीनों को एकीकृत करके पढ़ाया गया है। कौन कौन सा? देखिए ईवीएस हो गया, और सोशल साइंस और साइंस, इन तीनों को एकीकृत किया गया है। तो इसकी जो पूरी प्रकृति है इस सब्जेक्ट की वो एकीकृत होती है, इंटीग्रेटेड होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़िया की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो निश्चित तौर पर उसका घोंसला तोड़ा गया तो ये गलत तो है। तो अध्यापिका को बच्चे को भी फीडबैक देना है, साथ ही साथ उसके अभिभावक यानी माता पिता को भी फीडबैक देना है कि इस प्रकार की गलती ना करें। तो यहाँ पर अगर बच्चे को केवल बता दिया जाएगा तो हो सकता है कि उसके माता पिता ना समझ पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता को भी फीडबैक मिलना चाहिए। यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें माता पिता के साथ साथ बच्चे को भी फीडबैक दिया जा रहा होगा। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया के पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घर में नहीं। तो ये विकल्प निगेटिव है। इससे क्या होगा कि अन्य बच्चे जो होंगे वो अपने मन में धारणा बना लेंगे कि अगर हमारे घर में किसी प्रकार का इस प्रकार का चिड़िया का घोंसला बनता है तो वो भी तोड़ने लगेंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पर अवलोकन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को और उसकी पेरेंट्स को ये फीडबैक देना कि जो घोंसले होते हैं वो कहीं ना कहीं जो चिड़िया हैं वो बेघर हो जाते हैं, और निश्चित तौर पर चिड़िया हमारे परिवेश के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केवल अभ्यारण्य में देख करके, अभ्यारण्य में तो घोंसले होंगे ही होंगे, तो उसको कहाँ इस प्रकार का फीडबैक मिला कि घोंसले नहीं तोड़ने चाहिए? अवलोकन के माध्यम से बच्चा और उसके अभिभावक नहीं समझ पाएंगे, ये विकल्प निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए विद्यार्थी की मम्मी से बात करेंगे, उन्हें बताना चाहिए कि उनके घोंसले हटा करके गलत किया, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहां पर देखिए केवल मम्मी से बात करने की बात की जा रही है, यहां पर बच्चे को फीडबैक नहीं दिया जा रहा है। यहां पर बच्चे ने जब प्रश्न पूछा तो जाहिर सी बात है एज ए टीचर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के उत्सुकता को समाप्त किया जाए, उसकी रुचि को, उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए उसको भी कुछ जवाब दिया जाए। लेकिन यहां पर केवल मम्मी को फीडबैक दिया जा रहा है, उसके बच्चे को कोई भी जवाब नहीं दिया गया, इस वजह से निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पहले विकल्प में तो बता दिया गया कि चिड़िया के घोंसले को हटाना गलत किया था मम्मी ने, या फिर नहीं हटाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हटाना चाहिए? कि इसलिए कि हमारे पर्यावरण के लिए ये जीव कितने इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे को और उसकी अभिभावक को, उसकी मम्मी को ये बात समझ में आ जाएगी तो भविष्य में इस प्रकार की गलती वो दोबारा नहीं करेंगी, इस प्रकार के घोंसले को वो नहीं हटाएंगी। और दूसरे बच्चे, जो कक्षा के अन्य बच्चे हैं, वो भी इससे फीडबैक लेंगे कि हाँ, ये हमारे पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ध्यान से समझिएगा। यानी कि उस जो विद्यार्थी है जिसने बताया कि उसके पापा रेड लाइट होने पर भी गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, तो वो किसका एक तरीके से उपेक्षा कर रहे हैं, किसको इग्नोर कर रहे हैं, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना। देखिए यहाँ पर गाड़ी बंद ना करना रेड लाइट पर, ये कहीं से भी सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि सड़क सुरक्षा का मतलब ये होता है कि हम रोड के नियमों का पालन करें। अब इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि रेड लाइट पर आपको अपनी गाड़ी बंद करनी होगी। ये एक सुझाव जरूर दिया जा सकता है। एक एडवर्टीजमेंट पहले आप दूरदर्शन पर देखते थे कि इस प्रकार के आते थे कि आप ईंधन का बचत करके महीने में इतना रुपये बचा सकते हैं, लेकिन ये कहीं से कानून नहीं है। अगर आप नहीं भी बंद करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपका चालान कट जाएगा। ये कोई कानून नहीं है, इस वजह से, और ना ही इससे किसी का रोड एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए डायरेक्टली ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना। अब ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई कानून नहीं है कि आपको गाड़ी बंद ही करना है। ये आपके लिए जागरूक बनाने के लिए कि आप गाड़ी बंद करके ईंधन का बचत कर सकते हैं, इसलिए किया जाता है। तो ट्रैफिक नियम तो यहां पर है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का कोई ट्रैफिक नियम है ही नहीं कि आपको ईंधन बचाने के लिए गाड़ी को बंद करना होगा रेड लाइट पर। इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है, तो ट्रैफिक नियम का भी इग्नोरेंस उनके द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ये बात बिल्कुल सही है। अगर उसके पापा पर्यावरण के प्रति चिंतित होते तो समझ पाते कि साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है इंजन चालू होने की वजह से, उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और अगर वो चिंतित होते इस बात को लेकर के तो निश्चित तौर पर गाड़ी बंद कर देते। उन्होंने गाड़ी बंद नहीं किया, यानी वह पर्यावरण की चिंता को लेकर के उपेक्षा कर रहे थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। जाहिर सी बात है, अगर वो स्मार्टली जो ईंधन है, फ्यूल है, उसको इस्तेमाल करना चाहते तो निश्चित तौर पर गाड़ी बंद कर देते, क्योंकि कम से कम 1 से 2 मिनट तो रेड लाइट होता ही है। अब 1 से 2 मिनट में भी काफ़ी पेट्रोल डीजल इस प्रकार के अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली आप मत देखिए, क्योंकि रेड लाइट पर जितने गाड़ियां खड़ी हैं उस तरीके से देखा जाए तो कितने, और पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो कितने लाखों लीटर रोज इस प्रकार से वेस्ट हो रहा है, ईंधन वेस्ट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा इस वेस्टेज को उपेक्षा की गई है, मतलब एक तरीके से ईंधन बचाने का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। तो यह भी विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, सी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सी और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।